नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इंटेंस लाइट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि अगर आप वीडियो लगातार देख रहे होंगे तो हमारा जीके का जो है सीरीज चल रहा है और इसमें हम जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित की गई परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं और जो अक्सर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों को हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे। दोस्तों, ख़ास बात ये है, यहाँ इसका आकर्षण ये है, जो लोग नए हैं वो जान लें कि हम जो प्रश्न पढ़ते हैं उसके जो है एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा देखते हैं और क्या कुछ क्वेश्चन नए बन सकते हैं उस पर भी चर्चा करते हैं। और कुछ इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन ही होते हैं जिनमें जो है ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों, जैसा कि इसके पहले के वीडियोस में जो जीके पार्ट कई पार्ट में मैंने निकाला, अभी तक जीके पार्ट 9 तक का हो चुका है और ये जो हमारा है दोस्तों आज का जीके पार्ट 10 नाम से ये वीडियो रहेगा। और थंबनेल पर एक क्वेश्चन दिखेगा जिसका क्वेश्चन इसी के वीडियो के अंदर किसी नंबर पर वो क्वेश्चन उसका आंसर आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो का देखने का दोस्तों फ़ायदा ये है कि जो भी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं होंगी आगामी भविष्य में, जैसे कि लेखपाल की परीक्षा होने वाली है, उसके लिए तो सर्वोत्तम उपयोगी होगा। और जो लोग पीईटी पेट की परीक्षा नहीं दे पाए थे इस बार किसी कारणवश, वो उनके लिए भी तो रामबाण है ये। दूसरा, जो लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस में भी दोस्तों यूपी पीएससी में भी बहुत सारे फैक्ट ऐसे पूछे जाते हैं जो सीधे सीधे इंफॉर्मेटिव होते हैं, तो उनके लिए भी ये लाभप्रद होगा। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज का हम अपना वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरीके के जीके के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पर नमक को बर्फ़ के साथ मिलाने से हिमांक घटता है या वृद्धि होता है या प्रभावित रहता है या पहले घटता है या फिर वृद्धि होती है। दोस्तों, ये है घटता है। और दोस्तों, ये सब प्रश्न हमने डिस्कस किए थे यहाँ तक, ये जो चालक के माध्यम से प्रवाहित धारा तक, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज वगैरह हमने देख लिया था। और ये 96 जो क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर हम अब चलेंगे, इसके आगे का देखेंगे। तो पहला जो इसका प्रश्न है आज का, ये प्याज कंद की विशेष महक किस कारण होती है। तो प्याज कंद की विशेष महक किसकी वजह से होती है? पहला ऑप्शन है मिट्टी की दुर्गंध जहाँ उगाया गया हो, दूसरा है सल्फर यौगिक, तीसरा शर्करा और चौथा है संचित कार्बोहाइड्रेट्स। दोस्तों, अगर आपको ना भी पता हो तो मिट्टी की दुर्गंध से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग मिट्टी पाई जाती है, लेकिन प्याज में एक विशेष प्रकार की गंध होती है। तो पहला तो बिल्कुल ही नहीं होगा। अब बचा है 3 ऑप्शन दोस्तों। शर्करा प्याज में होती नहीं, आलू में होती है, और शर्करा कभी जो है इस तरह का विशेष महक नहीं देती, तो शर्करा भी नहीं होगा। शकरकंद में शर्करा होता है, आलू में भी होता है और कैन शुगर में भी होता है, लेकिन नहीं, कहीं पर भी इस तरह की दुर्गंध नहीं आती जैसा प्याज में आती है, ठीक है। उसके बाद है संचित कार्बोहाइड्रेट और सल्फर यौगिक। दोस्तों, जो प्याज की गंध होती है, जो ये तो फैक्ट का है, इसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट की बात नहीं है। अब 2 ऑप्शन में से अगर आपको नहीं आ रहा है ये, तो बी या डी में से कोई एक आपको सिलेक्ट कर लेना होगा, यानी 50% चांसेस आपके ख़त्म हो गए गलत होने के। लेकिन इसका सही आंसर देखिए, ऑप्शन बी ही सही है, फैक्ट है सल्फर यौगिक। इसमें सल्फर की उपस्थिति के कारण दोस्तों प्याज के अंदर जो गंध होती है सल्फर की उपस्थिति के कारण ही होती है। तो इसको याद रखना होगा, ये रटने की चीज़ है, इसको आप रट लीजिए। कई बार कई एग्जामिनेशन में विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, घरेलू तौर पर पानी को मृदु बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। वॉशिंग सोडा वास्तव में यह क्या है? तो दोस्तों, जो वॉशिंग सोडा है ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है या सोडियम कार्बोनेट है या सोडियम बाइकार्बोनेट है या कैल्शियम कार्बोनेट है। तो दोस्तों, जो वॉशिंग सोडा होता है वो सोडियम कार्बोनेट भी कहा जाता है उसे। तो सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा होता है।
वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं, जबकि जो खाने वाला सोडा होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। तो ये जो होता है, ये सी ऑप्शन दिए, ये खाने वाला सोडा है, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा होता है। इसी का इस्तेमाल करते हैं, जो भी ब्रेड वगैरह बनाते हैं उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डाला जाता है ताकि फूल जाता है वो। और जबकि जो आपका सोडियम कार्बोनेट है दोस्तों, ये पानी को जो है मृदु बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो Na2CO3 इसका सूत्र है, Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का, जबकि NaHCO3 ये सोडियम बाइकार्बोनेट का, ये सोडियम कार्बोनेट का क्या है, Na2CO3, और ये है आपका वॉशिंग सोडा दोस्तों। चलिए इसको याद रख लीजिए। अगला प्रश्न है, सोयाबीन में क्या ज़्यादा पाया जाता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा या खनिज। तो दोस्तों सोयाबीन में प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ये भी एक फैक्ट है, ये याद रखने की चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, इसको आप ऐसे याद रखिए। तो अब बात आ रही प्रोटीन की, तो प्रोटीन और किन किन पदार्थों में पाया जाता है, तो सोयाबीन में तो अच्छा खासा पाया ही जाता है। शाकाहारी में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सोयाबीन में और दालों में, ठीक है। दालों में भी अगर दालों का प्रयोग कोई व्यक्ति बदल बदल के करता है, जैसे अरहर का है फिर अगले दिन मटर का है, फिर अगले दिन मूंग का है, फिर अगले दिन किसी और चीज़ का है, ठीक है, चने का है। तो इस तरह से दालों में भी प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अंडे में भी, जो अंडा होता है, अंडे को उबालने के बाद इस तरह से जब काटते हैं तो यहाँ पे पीला भाग होता है, तो पीला भाग दोस्तों होता है क्या, कोलेस्ट्रॉल, और ये सफ़ेद वाला जो भाग होता है पूरी तरह से ही प्रोटीन होता है। प्रोटीन ही जो होता है वो हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। इसलिए बाल्यावस्था के पहले जो शैशवावस्था में बच्चे होते हैं और बाल्यावस्था के जो बाद वाली अवस्था होती है, किशोरावस्था में अधिक से अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन उड़ सकता है, तो हॉर्नबिल पहला ऑप्शन है। और दोस्तों अगर आप सुने होंगे हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में, तो हॉर्नबिल एक तरह की पक्षी है जो उड़ती है, ठीक है, तो उड़ने वाली एक चिड़िया का नाम है। जबकि पेंगुइन वगैरह और ये सब ये उड़ते नहीं हैं, पेंगुइन के भी पंख होते हैं लेकिन ये उड़ने वाली चिड़िया नहीं है, हालांकि चिड़िया ये भी है। तो हॉर्नबिल जो है उड़ सकता है इसमें से, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है, तांबे का, एल्युमिनियम का, टंगस्टन का या मिश्र धातु का। दोस्तों ये बना होता है टंगस्टन का। ये सब इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। और टंगस्टन जो है, टंगस्टन का जो परमाणु क्रमांक क्या है, 74 इसके परमाणु क्रमांक है। और इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, इसलिए इसका प्रयोग होता है। जो फिलामेंट जिससे भी बनता है, जैसे टंगस्टन से बन रहा है, तो इसका कितना होता है, 3422 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इतना तापमान देंगे तब जाकर ये पिघलेगा। तो देखिए आप कितना पतला सा टंगस्टन बल्ब के अंदर पतला सा लगा रहता है इस तरह से, जैसे ये आपका बल्ब है, बल्ब के अंदर इस तरह से जो होता है, इसी चीज़ को फिलामेंट बोलते हैं। ये जो इस तरह स्प्रिंग जैसी होती है, और यही कभी कभी आप टूट के उसमें गिर जाता है बल्ब में, तो आप कहते हैं बल्ब फ्यूज हो गया। तो बल्ब फ्यूज होने की जो कंडीशन है, तो यही टंगस्टन जो है जल जाता है, टूट जाता है, मतलब गल जाता है, गलनांक। तो गलनांक से जब बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज की करंट वहाँ पे पहुँचती है, तो जो है ये जल जाता है। जबकि इसका गलनांक जो है काफ़ी उच्च है, 3422 डिग्री सेंटीग्रेड को ये सहन कर सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील का वजन बढ़ता है या घटता है, न बढ़ता है और न घटता है, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जब लोहे की कील को जंग लग जाती है तो उसका वजन जो है बढ़ जाता है, इसका वजन बढ़ जाता है। और ये देखिए जंग लगती क्यों है, देखिए लोहा होता क्या, आयरन Fe, और Fe ऑक्सीजन से क्रिया करती है, और इसलिए जो है ऑक्सीजन से क्रिया करती है,
और एक भूरे रंग के परत यानी आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड का निर्माण Fe2, या इस तरह से अगर शायद समीकरण कुछ ऐसा हो जाएगा, तो FeO का निर्माण करती है, ये आयरन ऑक्साइड का निर्माण करती है। और वही जो है लाल रंग का या भूरे कलर का जो परत होता है, जैसे लोहे की रॉड है, इसके ऊपर जो है जंग लग जाती है, उसी को जंग बोलते हैं। तो आयरन का ऑक्सीजन से क्रिया होने पर ये चीज़ होता है। विशेषकर देखिए नमी वाले स्थानों पर, जिस वायुमंडल में नमी होती है वहाँ पर ये घटना आपको देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न हमारा है, विटामिन जो नींबू और संतरे जैसे खट्टे खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, तो कौन कौन से हैं ऐसे? विटामिन की बात किया है तो नींबू और संतरे जैसे सिट्रस फ्रूट्स में, इसके पहले की वीडियो में हमने विटामिन में काफ़ी डिस्कस किया था। तो और ये बहुत ही साधारण प्रश्न, सबको पता होगा। तो ये विटामिन सी, विटामिन सी है जो नींबू और संतरे से खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों विटामिन सी किसके लिए होता है? स्कर्वी के लिए। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, यानी होंठ फटने लगते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग हो जाता है। और विटामिन डी की आपूर्ति करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? विटामिन डी की आपूर्ति करने के लिए दोस्तों आप, ये बनता है आपके शरीर में ही बनता है, तो बनने के लिए जो है आप कोलेस्ट्रॉल, जैसे कि जो मछली अगर खाते हैं तो मछली का जो बेस्ट है, और सूर्य का जब प्रकाश आपके शरीर पे पड़ता है तो कोलेस्ट्रॉल और सूर्य के प्रकाश से मिलकर विटामिन डी का निर्माण आपके शरीर में ही हो जाता है, अलग से हम इसको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये होता है विटामिन डी। और विटामिन बी तो B1, B2, B3 कई सारे हैं, इसमें हमने आपको डिटेल में पिछले वीडियो में बताया था, तो उसको आप देख लीजिएगा। जैसे कि विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग, और इसी तरह से रक्त अल्पता वगैरह है, B6 की कमी से होता है, और तमाम सारे इसमें हैं कैटेगरीज। चलिए वीडियो लॉन्ग हो रहा है, इसलिए जो है जल्दी से इसको हम पूरा करते हैं, क्योंकि इस पर हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूट्रॉन, एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश है, इसकी खोज किसने की है? इसके बारे में दोस्तों हमने बताया था, और जब हम आपको बता रहे थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों बता दिया था। फिर से बता दे रहे हैं। देखिए आपने शॉर्ट ट्रिक 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ी होगी। तो ईंटा पर नाचे, ईंटा पर नाचे, अब आपको याद आ रहा होगा। तो देखिए न्यूट्रॉन पूछा ना से, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक, ठीक है। ये तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की है। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की, यानी जे थॉमसन ने। और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की है दोस्तों। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला है, एक फ्रिज में शीतलक है, तो एक फ्रिज में कौन सी चीज़ शीतलक है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या फ्रियोन? तो दोस्तों फ्रियान का प्रयोग शीतलक के रूप में होता है रेफ्रिजरेटरों में। तो ऑप्शन नंबर सी सही, इसको आप याद रखिए। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, कौन सा प्रदूषक जो शीतलक होते हैं या फिर रेफ्रिजरेटर होते हैं, उससे कौन सा प्रदूषक बाहर मतलब रिलीज होता है? तो उसमें से जो प्रदूषक निकलता है दोस्तों वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। बहुत ज़्यादा ये कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है, इसलिए यह भी ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम पूछा है दोस्तों, थायमीन, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड या राइबोफ्लाविन? तो दोस्तों इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लाविन, विटामिन B2। और दोस्तों विटामिन B2 जो होता है, इसकी कमी से ग्लासाइटिस रोग होता है। अगर बात करें विटामिन B1 की, तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B2 की कमी से
ग्लासाइटिस रोग होता है। विटामिन B3 की कमी से चर्म रोग होता है और बाल सफ़ेद हो जाते हैं। विटामिन B5 की कमी से पेलेग्रा होता है और विटामिन B6 की कमी से रक्तअल्पता हो जाती है, यानी खून की कमी होने लगती है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर और भी थायमीन वगैरह के बारे में जानते हैं। थायमीन का मतलब क्या है? थायमीन यही है विटामिन B1 का रासायनिक सूत्र है दोस्तों। और रेटिनॉल जो है किसका है? विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, ठीक है, यह रासायनिक नाम है इसका विटामिन ए का। और इसके अलावा दोस्तों अगर विटामिन डी की बात करें तो उसको कैल्सीफेरोल बोलते हैं और विटामिन ई को टेकोफेरोल बोलते हैं। विटामिन डी को कैल्सीफेरोल और विटामिन ई को टेकोफेरोल बोलते हैं, मतलब उसका रासायनिक नाम है। ठीक है दोस्तों, तो करीब 16 मिनट की वीडियो आपकी ये बन गई और यहाँ से इसके आगे मैथमेटिक्स के साथ प्रश्न शुरू होंगे। तो अभी दोस्तों कुछ दिन हम जो है जीके के प्रश्नों को अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि जीके को अच्छे से कवर किया जा सके, क्योंकि जीके का एक ये रहता है कि जीके जो है किसी भी एग्जामिनेशन में ज़रूर आता है। और अगर जीके को आप अच्छा कर लेते हैं तो जान लीजिए कि बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। तो वीडियो को देखने के लिए हार्दिक आभार और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और अपना प्यार दें। लाइक वगैरह सब कहने की बात नहीं है, आप अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, हमें ही अप्रिसिएशन मिलेगा इससे। और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सके, आप भी इसका लाभ उठाएं। और कोई अगर सुझाव हो आपके मन में, कोई डाउट हो, किसी भी प्रश्न से संबंधित कोई ऑब्जेक्शन हो तो ज़रूर आप हमसे अवगत कराएं इसको, इस बात से, ताकि हम उसमें कुछ चेंजिंग कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। नमस्कार।